सुप्रभात। मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। मैं मधुबनी जिले के शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय में +2 की इतिहास विषय की शिक्षिका हूँ। मैं आज आपके सामने गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, किसी व्यक्ति का शिक्षा दर्शन उसके जीवन दर्शन का प्रतिबिंब होता है। वास्तव में जीवन दर्शन को व्यवहारिक रूप देना और उसका प्रसार करना ही शिक्षा को सही अर्थ देना है। शिक्षा विचारों के प्रसार का माध्यम है और उसके रूप चरित्र रचना और समाज रचना का सशक्त साधन है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन दर्शन को न उसके व्यक्तिगत आदर्शों एवं लक्ष्यों को जोड़ती है, बल्कि उसके जीवन दर्शन को समाज से अनिवार्य रूप से जोड़ती है। अन्यथा जीवन दर्शन का चिंतन आत्म केंद्रित होकर रह जाता है और उसका लाभ समाज को मिल पाता है और न उस चिंतन के बहुत दिनों तक जीवित रहने की संभावना ही रह जाती है। गांधी ने अपने विचारों दर्शन को विविध क्रियाकलापों से जिस प्रकार जोड़ा और जिस प्रकार उन्होंने समाज के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उसका प्रयोग किया, वह इतिहास में अद्वितीय है। इसलिए वो व्यापक अर्थ में महान शिक्षक माने जाते हैं। गांधी के शिक्षा दर्शन की अन्य शिक्षा दार्शनिकों के चिंतन से अलग एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने जीवन को समग्र रूप दृष्टि से देखा, जिसमें उन्होंने मनुष्य के विविध क्रियाकलापों को आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी एक दूसरे से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ देखा। इस प्रारंभिक वक्तव्य के पश्चात गांधी के शिक्षा दर्शन को एक तो ऐतिहासिक संदर्भ में देखना उचित होगा और उसके जीवन दर्शन के मुख्य सिद्धांतों के संदर्भ में। गांधी के शिक्षा दर्शन के विकास को 4 सोपानों में क्रमबद्ध किया जा सकता है, जैसा कि पहला है दक्षिण अफ्रीका में किए गए प्रयोगों पर आधारित गांधी का शिक्षा दर्शन। दूसरा, भारत में आज़ादी की लड़ाई में किए गए प्रयोग पर आधारित गांधी का शिक्षा दर्शन। तीसरा, 1937 में गांधी की प्रांतीय सरकारों के बनने पर बुनियादी शिक्षा दर्शन की प्रस्तुति। चौथा, आज़ादी के पूर्व की बेला में व्यापक आजीवन शिक्षा दर्शन की संकल्पना। अब मैं आपके सामने दक्षिण अफ्रीका में किए गए प्रयोगों पर आधारित गांधी के शिक्षा दर्शन की विवेचना करूंगी। गांधी ने शिक्षा के क्षेत्र में पहला प्रयोग 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करके किया। इस आश्रम की स्थापना का पहला उद्देश्य टॉलस्टॉय और रस्किन के विचारों को कार्य रूप में परिणत करना था। टॉलस्टॉय आध्यात्मिक सरल जीवन, अहिंसा और ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे और रस्किन समता और श्रम के सामाजिक एवं आर्थिक दर्शन के प्रतिपादक थे। गांधी इस संबंध में लिखते हैं कि फिनिक्स में कार्यकर्ता अधिक सरल और प्राकृतिक वातावरण में रह सकते और रस्किन तथा टॉलस्टॉय के सिद्धांतों का समन्वय शुद्ध व्यावसायिक सिद्धांतों से भी हो पाता है। गांधी ने सच्ची शिक्षा की परिभाषा यह दी कि जिसमें बच्चों में स्वयं सीखने की इच्छा की। इस आश्रम की स्थापना का पहला उद्देश्य टॉलस्टॉय और रस्किन के विचारों को कार्य रूप में परिणत करना था। टॉलस्टॉय आध्यात्मिक सरल जीवन, अहिंसा और ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे और रस्किन क्षमता और श्रम के सामाजिक एवं आर्थिक दर्शन के प्रतिपादक थे। गांधी जी इस संबंध में लिखते हैं कि फिनिक्स में कार्यकर्ता अधिक सरल और प्राकृतिक वातावरण में रह सकते थे। हमारा ख्याल है कि किसी भी समाज की शिक्षा उसके धर्म की शिक्षा के बिना निकम्मी है। अतः धार्मिक वृत्तियों के माता पिताओं का कर्तव्य है कि वो अपने बालकों को धर्म की शिक्षा और लौकिक शिक्षा दोनों साथ साथ दें। गहराई से सोचे तो मालूम होगा कि हम जिसको लौकिक शिक्षा कहते हैं, वह भी तो धर्म ढील करने वाली तालीम ही है। हमारे विचार में इस उद्देश्य से ही शिक्षा प्राय हानिकारक होती है। गांधी का यह वक्तव्य हमारे संविधान और आज के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न यह है कि सेक्युलर स्टेट में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए। आज सेक्युलरिज्म के कारण सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। संविधान की धारा 28 और इस शब्द का अर्थ धर्म के बहिष्कार से जुड़ गया है। गांधी का विश्वास था कि हर धर्म में अच्छी बातें हैं और व्यक्ति को अपने धर्म में निष्ठा और श्रद्धा रखनी चाहिए। गांधी ने बच्चों से प्रेम को शिक्षा का आधार माना और चरित्र विकास ही उसका परम लक्ष्य था।
चरित्र अर्थात मन, वचन और कर्म में समन्वय, ज्ञान और भावना और आचरण से समन्वय। इस संक्षिप्त वक्तव्य में गांधी ने शिक्षा के प्रसिद्ध सिद्धांत सेल्फ लर्निंग पर बल दिया है। गांधी ने अफ्रीका में किए गए शिक्षक के प्रयोग का वर्णन अपनी आत्मकथा में लिखा है। अब मैं आपको भारत में आज़ादी की लड़ाई में किए प्रयोग पर आधारित गांधी के शिक्षा दर्शन के बारे में बताऊंगी। दक्षिण अफ्रीका के शैक्षिक चिंतन पर विचार कर लेने के पश्चात भारतीय पृष्ठभूमि में गांधी के शैक्षिक चिंतन पर विचार करना आवश्यक है। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उनके सामने सबसे ज्वलंत प्रश्न देश की आज़ादी का था। उन्होंने गुजरात में अहमदाबाद के पास साबरमती में अपना आश्रम स्थापित किया, जहां उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन का प्रयोग आरंभ किया। सबसे पहले अखिल भारतीय आंदोलन 6 से 13 अप्रैल 1919 में चलाया गया। अगस्त 1920 को दूसरा हिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह असहयोग आंदोलन शिक्षा दर्शन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों का सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया और राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की गई। 1920 के असहयोग आंदोलन के पहले गांधी उस शिक्षा योजना की तैयारी कर रहे थे जो आज़ादी की लड़ाई में योगदान कर सके। उस समय की मौजूदा शिक्षा को उन्होंने राष्ट्रीयता के साथ ही नहीं जोड़ा। उनका मानना था कि इस प्रकार की शिक्षा से हमारे बालकों का तेज खत्म हो जाता है, उनमें पुरुषार्थों की शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार की शक्ति का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना या अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना होता है। शिक्षा की योजना जन समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। यह शिक्षा का एक अनिवार्य सूत्र है। गांधी जी का यह वक्तव्य उनके शिक्षा दर्शन की परिपक्वता का काट्य प्रमाण है। उन्होंने जिस सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वे आज भी उतने ही सार्थक हैं जितना पहले थे। एक महत्वपूर्ण बात तो गांधी के वक्तव्य से निकलती है कि वह यह कि वह परीक्षा व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और परीक्षार्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त कर दिया जाए। साथ ही विद्यार्थी का शिक्षा परीक्षण शाला से निकालने के बाद समाज में होगा। गांधी जी ने जिन दो बुनियादी सूत्रों का परीक्षा से भय की समाप्ति और शिक्षण द्वारा मूल्यांकन किया जाना प्रतिपादन किया है, वे वास्तव में शिक्षा के अकाट्य सिद्धांत हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक आर्थर नॉर्थ हैंड ने भी यही लिखा है कि शिक्षक को ही अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने का अधिकार है। अब मैं आपके सामने बुनियादी शिक्षा दर्शन के बारे में कहूँगी। 1973 में देश के कुछ प्रांतों में राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी। गांधी जी के लिए अब वह समय आ गया था जब उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन को व्यवहार में अवतरित करने का समय मिला। उन्होंने हरिजन बंद पर में शिक्षा पर गुजराती में लेख लिखा। इस लेख में हृदय की शिक्षा के साथ साथ शरीर बुद्धि के विकास पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा हमें बुद्धि का विलास सिखाती है और बुद्धि का पथ भ्रष्ट करके उसके विकास को रोकती है। बुद्धि का सच्चा विकास हाथ, पाँव, कान आदि अवयवों से ही हो सकता है। मतलब यह कि ज्ञान पूर्वक शरीर श्रम करते हुए बुद्धि का विकास उत्तम से उत्तम प्रकार से शीघ्रताशीघ्र होगा। यदि बचपन से बालकों के हृदय की वृत्तियों को उपयुक्त दिशा में मोड़ दिया जाए तो उन्हें खेती, चरखा आदि के उपयोगी काम में लगाया जाए और जिस उद्योग में उनके शरीर में कसाव आए, इस उद्योग की उपयोगिता तथा उसमें काम में आने वाले औजारों आदि की बनावट आदि की जानकारी दी जाए तो बुद्धि का विकास स्वाभाविक रूप से हो और उसकी सतत परीक्षा भी होती रहे। इसी के साथ साथ गणित शास्त्र आदि के जिन ज्ञान की आवश्यकता हो वह भी उन्हें दिया जाए तथा मनोरंजन के विचार से साहित्य आदि का भी ज्ञान कराया जाए तो तीनों गुणों का समानुपात विकास होगा और इनमें से कोई भी अंग अविकसित न रहे। मनुष्य केवल शरीर ही नहीं है, केवल बुद्धि नहीं है, केवल हृदय अथवा आत्मा नहीं है। तीनों के समान विकास से मनुष्य का मनुष्यत्व सकता है। इसी में सच्चा अर्थशास्त्र निहित है। इस प्रकार यदि इन तीनों का विकास एक साथ हो तो हमारी उलझी हुई समस्याएं सहज ही सुलझ जाएं। यदि करोड़ों व्यक्तियों को इस प्रकार की विकास पद्धति के अनुसार शिक्षा दी जाए तो हम स्वतंत्रता का दिन पास ला सकते हैं। गांधी जी ने सदैव की भांति अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को पुनः दोहराया। यही गांधी जी की विशेषता थी।
अब आजीवन शिक्षा की संकल्पना, इस पर हम अपने विचार को रखेंगे। गांधी की शिक्षा की परिभाषा का चौथा सोपान वह था जब स्वतंत्रता के पूर्व की संध्या में उन्होंने नई तालीम की परिभाषा दी, जिसमें आजीवन शिक्षा की संकल्पना की। 1944 में गांधी जी ने कहा, हम लोगों के काम का क्षेत्र केवल बच्चों की नई तालीम से संबंधित नहीं है, यह पूरे जीवन की शिक्षा बननी चाहिए, जन्म के क्षण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा काम अत्यधिक बढ़ गया है, लेकिन काम करने वाले वही हैं। लेकिन इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा मार्गदर्शन और साथी सत्य हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। अंत में यह कहना प्राप्त होगा कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन को उनके जीवन दर्शन से अलग नहीं किया जा सकता। यही एक मूल बात ऐसी है जो गांधी जी को अन्य महापुरुषों से अलग रखती है, क्योंकि जिस समग्रता से गांधी जी ने जीवन को देखा, उस समग्रता से अन्य किसी ने नहीं देखा। विवेकानंद, टैगोर, अरविंद, ये सभी महापुरुष अपने में अद्वितीय और महान थे, किंतु जीवन की व्यापकता और समस्त मानवता को अपनी दृष्टि में रखने में गांधी जी भी जोर थे। पाश्चात्य जगत में प्राचीन काल से लेकर आज तक अनेक दार्शनिकों ने शिक्षा का दर्शन दिया, किंतु वे सभी अपनी परिस्थितियों और सीमाओं से जुड़े हुए थे। गांधी जी के शिक्षा दर्शन को सार रूप में यदि कहा जाए तो वह शारीरिक श्रम पर आधारित सरल और सारे जीवन के निर्माण की प्रक्रिया है। वह जीवन के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है। राजनीतिक अर्थ और नैतिकता की दृष्टि से उसका आधार शोषण और प्रयोगता नहीं है। नैतिकता विहीन बाजार का अर्थशास्त्र नहीं है। गांधी की शिक्षा मन, वचन और आचरण का समन्वय है। उसमें धर्म की सच्ची परिभाषा है। जब गांधी जी जीवन दर्शन या शिक्षण दर्शन की बात सोचते थे तो वर्तमान की वास्तविकता और भविष्य के स्वप्न दोनों ही उनके सामने रहते थे। तब प्रश्न यह उठता है कि बावजूद सही चिंतन के देश के तत्वदर्शी महापुरुषों के शिक्षा में सुधार क्यों नहीं होता। उनका प्रमुख कारण यह है कि चिंतन और आचरण में, सिद्धांत और व्यवहार में, ज्ञान और कर्म में बड़ा अंतर आ गया है। अमेरिका के तत्वदर्शियों ने जब अपने देश में शिक्षा की स्वतंत्रता, स्कूल की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया तो वहाँ के लोगों ने उनके कार्य रूप में परिवर्तन किया। यहाँ परिवर्तन की बात करना इनोवेशन की बात और एक फैशन है, जिसके विषय में ग्रेवियन ने लिखा है, परिवर्तन को चालू फैशन के संकेतों पर विकृत नहीं करना चाहिए और हमें रिफॉर्माइटिस की बीमारी से बचना चाहिए, जिसका मूल लक्ष्य जीवन की वास्तविकता आवश्यकताओं को लोकप्रियता से जोड़ने का कारण उत्पन्न भ्रम है। जब तक इस देश में चिंतन और आचरण के व्यवधान को शिक्षा में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक शिक्षा की दृष्टि में देश का भविष्य अंधकार में ही रहेगा। और मैं आपसे यही कहूँगी कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन ने हमारे जीवन दर्शन को एक नया लक्ष्य, एक नया मुकाम दिया है। इसी के साथ मैं अपने इस विचार को, गांधी के शिक्षा दर्शन को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, आप अपना कमेंट ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।